नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग। आज बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसे हम पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों आज के समय में भी काफी प्रासंगिक है, जब हम जो है सोशल कोई डिबेट करते हैं। इतना ही नहीं, जब हम एग्जाम कोई देते हैं तो 100% इसी जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से किन्हीं किन्हीं टॉपिकों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसके अलावा यह 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार आया था उससे कैसे जुड़ा हुआ है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से कैसे जुड़ा हुआ है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से कैसे जुड़ा हुआ है, गोलमेज सम्मेलनों से कैसे जुड़ा हुआ है, पूना पैक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था उससे कैसे जुड़ा हुआ है। इन सब सारी चीजों पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली होता क्या भैया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एकदम सीधा सा है। ये जान लीजिए कि जिस संप्रदाय का उम्मीदवार होगा या जिस संप्रदाय का प्रत्याशी होगा, उसी संप्रदाय के लोगों के द्वारा जब उसका चुनाव किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की लगातार मांग जो है मुसलमानों के द्वारा 1906 से ही उठाई जा रही थी। ठीक है ना। जैसे ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में, तो वो लोग जोरों शोरों से एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग को उठाते हैं। 1909 में ये जाकर जो है भारत के वायसराय उतने समय मलाड मिंटो रहते हैं, तो आगा खां एक नेता रहते हैं। किसके नेता? ये मुस्लिम लीग के नेता हैं आगा खां। ये जा करके भारत के वायसराय से मिलते हैं और कहते हैं कि भैया भारत के अब मुसलमानों के लिए आप जो है पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान करिए। भारत का जो वायसराय था इसको बांटो और राज्य करो की नीति के अवसर के रूप में देखता है। वो कहता है ठीक है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाता है या भारत परिषद अधिनियम 1909 का प्रावधान लाया जाता है और उसी में सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया जाता है। 1919 में फिर एक अधिनियम लाया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919। इसे ही हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं 1919 का। ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी इसको और विस्तारित कर दिया गया। कहा गया कि भैया क्या मुसलमान ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, सिख भी करेंगे। ठीक है ना। तो सिखों को भी दे दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ईसाइयों को भी दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया गया। इतना ही नहीं, यूरोपियों को भी दे दिया। 4 लोगों को जो है, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को, इन सब को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, 1930 का दौर आता है। 1930 के दौर में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन से थोड़ा सा हम पहले जाएंगे साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और किस लिए किया गया था आप जानते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए कि भैया क्या कुछ जो है डेवलपमेंट हो पाया 1919 के जो है क्रियान्वयन को लेकर, अधिनियम को लेकर। ठीक है ना। तो 1927 में खैर इसका गठन कर दिया जाता है। 28 में जो है भारत आती है साइमन कमीशन, साइमन गोमेज के नारे भी लगते हैं। ठीक है ना। खैर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो इन्हीं के रिपोर्ट के मतलब साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाने का काम किया जाता है। लंदन में बुलाई जाती है गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था 1930 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं, दलितों का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाते हैं, आरक्षण की मांग करते हैं, यहां तक कि वो कहते हैं कि दलित जो है हिंदुओं से एक अलग संप्रदाय है। ठीक है ना। गांधी जो है इससे खपाते, गांधी इसके विरोध में थे। गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में पार्टिसिपेट किए थे, लंदन एक गए थे, लेकिन खाली हाथ वापस आए। उनका कहना था कि भैया हमने झुका नहीं, हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं, हम अपने नीतियों और अपने मतलब की जो विचारों पर अडिग रहे। ठीक ना। खैर इसके बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम थे उतने समय रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्हीं के द्वारा एक कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है और इसी कम्युनल अवार्ड में क्या किया जाता है, दलितों को हिंदुओं से पृथक कर दिया जाता है और एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय मान लिया जाता है दलितों को। और इतना ही नहीं दोस्तों, प्रांतीय विधानसभा में इनके लिए 71 सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं तथा मुसलमानों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, ठीक है ना, आंग्ल भारतीयों के लिए, इन सब के लिए जो है कम्युनल अवार्ड में क्या किया जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया जाता है। गांधी काफी ज्यादा दुखी थे इससे। गांधी क्या करते हैं, गांधी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं इसी कम्युनल अवार्ड के जो है इशू के लेकर।
कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं, संप्रदाय के आधार पर देश का विभाजन करना ये चीज़ें ठीक नहीं है। जिस जो है देश के लिए हमने अहिंसा और नैतिकता के आधार पर आंदोलन खड़ा किए और भारत को एकता और अखंडता के जो है सूत्र में हमने बाँधने का काम किया, उसी को आज संप्रदाय के आधार पर विभाजित करना ये चीज़ें ठीक नहीं। तो गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और आमरण अनशन पर बैठते हैं तो जो है अम्बेडकर को लाया जाता है और अम्बेडकर को बुलाया जाता है तो पूना पैक्ट समझौता किया जाता है 24 सितंबर 1932 को। शनिवार का दिन था, सायं 5 बज रहे थे और उसी दिन जो है पूना पैक्ट समझौता किया जाता है। तो पूना पैक्ट खैर समझौता जब होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच, तो गांधी इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे पूना पैक्ट पे, मदन मोहन मालवीय को सिग्नेचर कराया गया था और इधर से जो है जो दलितों के नेता थे अम्बेडकर उनका सिग्नेचर था। खैर इसके अलावा कुछ और लोगों का भी सिग्नेचर था, जैसे तेज बहादुर सप्रू का था, जैसे एम.आर. जयकर का था, जैसे राजेंद्र प्रसाद का था, सी.आर. गोपालाचारी का था, तो इन लोगों का भी सिग्नेचर इस पे हुआ था। ठीक है ना। तो खैर ये तो आपकी बातचीत हुई जो है पूना पैक्ट समझौते की। पूना पैक्ट समझौता, अच्छा, कम्युनियल अवार्ड में दलितों के लिए 71 सीटें रिजर्व की गई थी प्रांतीय जो विधानसभाओं की सीटों के लिए, लेकिन पूना पैक्ट में ये जो 71 सीटें पहले थी अब इसको बढ़ा करके 147 सीटें कर दिया जाता है। पूना पैक्ट में एक चीज और किया जाता है दोस्तों, क्या किया जाता है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधानमंडल, अच्छा केंद्रीय विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया, 1853 का जो भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है, 1853 का भारत ये जो चार्टर अधिनियम लाया जाता है, 1853 का चार्टर एक्ट, उसी में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है जिसे हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक ना, मतलब कि पूरे देश के लिए जो कानून बनाए, उसी उसी में कहा गया कि जो सामान्य सीटें होंगी, इसी मतलब कि जो है आपका पूना पैक्ट समझौते में कहा गया कि जो भैया केंद्रीय विधानमंडल है, उस केंद्रीय विधानमंडल में टोटल सामान्य सीटों का 18% ये जो है दलितों के लिए रिजर्व होंगी। ठीक है ना। फिर 1932 के दौर की बात जो है, चूंकि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी गांधी ने स्थगित कर दिया था और इधर जो है वो जो है दलितों के मतलब एसटी और एससी के लिए सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक काम करने लगते हैं और अस्पृश्यता विरोध अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का स्थापना करते हैं और बाद में ये जो है हरिजन सेवक संघ, इसको परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ में इसमें जो है काम करने लगते हैं। 1935 का बाद में अधिनियम लाया जाता है। 1935 के बाद के अधिनियम में ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसको और विस्तारित कर दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, इनके लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी जाए। तो ये सब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।